तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनडीडीएम के बारे में। एनडीडीएम यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। क्या वो चोर हैं या फिर चौकीदार हैं? क्या वो डिक्टेटर हैं या फिर देशभक्त? आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मैं आप लोग के सामने अपना विचार रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी देश में बहुत ही ज़्यादा वीडियो आप लोग देखोगे और एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर ने उनको डिक्टेटर बताया है कि देश डिक्टेटरशिप की तरह जा रहा है। लेकिन आज मैं भी अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ लोगों के सामने, और बहुत ही ये सोचने का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत ही चिंता वाली विषय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आज कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा उनका बायोग्राफी देना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा उनके बारे में समझ में आए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 1950 को जन्म लिए थे वडनगर में, और वडनगर रेलवे स्टेशन पे वो अपने पिताजी के साथ चाय बेचा करते थे। और उसके बाद उन्होंने आरएसएस किया। उसके बाद एक समय में वो कोलकाता भी आए थे। बेलूर मठ में वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं होने की वजह से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इतना सारा कुछ करने के बाद, मतलब आप देखिए कि एक आदमी का जर्नी आप अगर पकड़ते हैं तो एक इतने निचले स्तर का आदमी कि जो चाय बेच रहा है वो आज देश का प्रधानमंत्री है। और ये कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है। तो हमारी संस्कृति है ऐसी कि हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। तो वही बोलना चाहता हूँ कि इतना पावर, एक पावरलेस से इतना पावर, ठीक है ना? तो इनके बारे में ये थोड़ी बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी मैंने समझा। अब आते हैं अपने अगले विषय पे। तो दोस्तों, मोदी जी के आने के बाद 2014 से आप लोगों ने देखा होगा कि देश में बहुत सारी चेंजेस आई, मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। ज़्यादातर आप देखोगे तो डिजिटलाइजेशन हुआ है। पहले डिवाइसेज और मोबाइल सब लोगों के बस की बात नहीं थी, बहुत ही कम लोग का एक्सेसिबिलिटी था। लेकिन आज के डेट में हर बच्चा, गरीब का हो या फिर अमीर का, सारे के पास फ़ोन आ चुका है। जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हाथों में फ़ोन रहता है, तभी वो चुप रहते हैं। अगर आप ले लें तो रोने लगते हैं। तो उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिजिटलाइज़ेशन क्या, मतलब कैसे यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि हर कोई के मोबाइल में आप लोग देखोगे, आप देखो कि पहले पैसा रुपया अगर आपके पास नहीं रहता था, आप पेमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के डेट में सब्जी वाला हो, चाय वाला हो या फिर छोटा से छोटा जिसका दुकान हो, वहाँ पर भी आपको लगे कि वहाँ पे कैश एक्सेप्ट, वो सिर्फ उसके पास कैश ही अवेलेबल होगा तो नहीं, आप वहाँ पर पेमेंट आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो आज के डेट में जो मेजर डेवलपमेंट आया, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा इसको माना जा रहा है यूपीआई, जो हमारे देश में जो इसका है कि पेमेंट हो जा रहा है, पेमेंट सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा, माने वर्ल्ड भी इसको ये करता है, अपलोड करता है और इसको अप्रिशिएट करता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर रिप्लेसमेंट अगर आप देखा जाए, बहुत सी चीज़ें की या फिर नहीं की, आप लोग सपोर्टर भी हो सकते हो या फिर इनका अगेंस्ट में अपोजिशन वाले भी हो सकते हो, जिसको आप सपोर्ट करते हो। लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ आज के डेट में इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट इन द सेंस इसलिए नहीं है कि आप देखोगे तो चारों तरफ इनका फ़ोटो और ये और वो, और जहाँ भी देखो आप, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अचीव भी की है। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखो, मोदी मोदी छोटा छोटा बच्चा जानता है मोदी का नाम। लेकिन अगर आप इनका अगेंस्ट में कोई चेहरा देखो तो सारे चेहरे एक तरफ मिल के चाह रहे हैं इनको गिराना। कोई आज के डेट में एक ऐसा लीडर नहीं मेरे को दिख रहा है जो कि अकेले वन बाय वन इनके सामने वो चेहरा बन सके कि हाँ, मतलब ये लोग एक ये भी बनाएं, अपोजिशन जितने भी हैं वो लोग इकट्ठा भी होकर बनाते हैं, तो उसमें भी इस बात को लेके इनकी सारी यूनियन टूट जाती है कि कौन चेहरा होगा जो मोदी के अगेंस्ट में जिसको हम सपोर्ट करेंगे। तो किसी को मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब जो एनिमी है वो खुद ही हारी हुई है, पहले से हारी हुई मेंटेलिटी है। तो इनको हराना एक चुनौती आज के डेट में तो लग ही रहा है बहुत लोगों को। तो ये एक बात है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी स्कैम हो रहा है, चाहे जितना भी आप लोग देश में देख रहे हो कि ये स्कैम हो गया, पैसा इधर से उधर हो रहा है, तो ये चोर हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक सामने आप लोगों का प्रश्न रखना चाहता हूँ। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे सकते हो कि मैं जिस तरह सोचता हूँ कि कोई आदमी चोरी क्यों करता है। चोरी अगर उसके कोई साथ में उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे तो आदमी भीख मांग के भी खा लेता है या फिर कुछ करके अपना गुजर बसर कर लेता है। लेकिन चोरी और लोगों से लाभ उठाना और लोगों को माने कुछ भी करता है, मेहनत करता है या फिर वो अपने परिवार के लिए ज़्यादातर करता है। कोई भी इंसान को आप देखो, वो अपने परिवार के लिए ही सारा कुछ कर रहा है। जितने भी स्कैम हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन वो रिस्क लेके कर रहा है और अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये अगर डिक्टेटर भी बनना चाह रहे हैं, इनका मन एक मेरा सोच है कि अगर बन भी जाएँगे तो इसको ज़्यादा दिन कर नहीं पाएँगे, क्योंकि इनकी उम्र भी वैसे उस हिसाब से हो गई है। तो आखिर अगर ये कर को बहुत लोग बोल रहे हैं जो इनके अपोजिशन है, तो
वो करेंगे भी तो क्यों करेंगे, इसका रीज़न एक चीज़ पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका ना परिवार है, ना कुछ इनका शौक है कि शौक से डिक्टेटर, इनका ना पुराना ये है कि ये हमेशा बहुत ही वायलेंट है। आप देखो इनको तो हर चीज़ में ये शामिल रहते हैं, हर रिलीजन के लोगों के साथ रहते हैं, और लीडर है पूरा अपने इंडिया का। और हर जगह आप देखो इस्लामिक कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो अच्छा से इनका सत्कार होता है, मोर रसिया भी जाते होंगे या फिर यूएस में भी जाते हैं, हर जगह इनका मान सम्मान हो रहा है, और इसराइल में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर इनका क्या फ़ायदा है कि अगर ये मतलब डिक्टेटर बन जाते हैं तब भी। अब हम बात करेंगे सीबीआई, ईडी और एनआईए का जो रेड पड़ रहा है। दोस्तों ये बातें किसी से छुपी नहीं है, ये जो सीबीआई और एनआईए और ईडी है, ये जो मशीनरीज़ हैं, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहती है। तो उन लोग चाहे तो हम मतलब ये लोग पेपर पे आप देखोगे या फिर लॉ में देखोगे तो मतलब इनका फ्रीडम है इनको, लेकिन फिर भी जो लोग पावर में रहते हैं किसी न किसी तरह मैनिपुलेट करके इनका यूज़ करते हैं और अपने विरोधियों को, और ये हमेशा से चलते आया है। आपने सुना होगा कहावत कि जीत के लिए हर कुछ पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी चीज़ आप राइट है, पॉसिबल नहीं, अगर जीतने के लिए कुछ भी राइट है, जो चीज़ आप अप्लाई कर दो अगर उससे आपकी जीत पॉसिबल है, बाई हुक और बाई क्रुक। तो आप देखो तो पैसा अभी अरविंद केजरीवाल जी अंदर चले गए हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा-सा समझने का ऐसे भी कोशिश करो कि ये जो भी पार्टियाँ हैं, जो भी फँस रही हैं या फिर बाहर निकल बची रह रही हैं, बीजेपी हो या फिर कोई भी हो, पैसा का ज़रूरत सबको है। अभी इलेक्शन आ गया है, आप लोग देख ही रहे होंगे, या फिर अभी जब रोड शो होगा, ये होगा, वो होगा, रैलीज़ निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग में, और आजकल खासकर आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग में और इतना ज़्यादा पैसा फूँका जा रहा है, इतना सोशल मीडियाज़ पे पैसा खर्चा किया जा रहा है कि आप पूछो मत। दिन-रात बस इन्हीं का ऐड आएगा, हर जगह सारा चीज़, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये पार्टीज़ तो बिज़नेसेस नहीं करती, लेकिन इनको जो इनमें इलेक्शन जो कैंडिडेट्स आते हैं या वहाँ से इनको पैसा मिलता है, या फिर ये लोग बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े-बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेती हैं। यहाँ हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हमको फंडिंग की ज़रूरत है। तो फंडिंग का सबको ज़रूरत है, लीगल इल्लीगल वे में सब लोग ले रहे हैं, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो उतना खुल के दिखा सकेगा कि हाँ, मैं बड़ा हूँ। तो उसी से उसकी आधी जीत पक्की हो जाती है। आप देखो कि कोई एक आम आदमी आज के डेट में कितना भी मेहनत कर ले, या फिर अपर मिडिल क्लास का भी एक बंदा अगर जाए और इलेक्शन लड़ेगा तो वो पहले ही हार जाएगा, क्योंकि उसके पास ना खर्चने के लिए पैसा है डिजिटल मीडिया पे, या फिर कुछ भी वो नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो वो एक तो पहले ही हार जाएगा। तो पैसा और पावर बहुत ही मतलब ज़रूरी है, कहीं भी मतलब आपको देखने को मिलेगा इलेक्शंस में। तो ये रहा एक बात। तो ये चोर सारी जो कम पार्टीज़ हैं वो चोर रहती हैं, और बीजेपी को हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना करोड़ रुपया उनके खाते में गया, वो सबके सामने पता चल गया। तो सब लोगों को, हर पार्टी को पैसों की ज़रूरत है, बिना पैसे की कोई पार्टी मतलब वो मर गई है समझो, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। तो आपने देखा होगा बहुत आप लोग देख रहे हो इलेक्शन होते हैं तो उसमें रिग्ड होता है इलेक्शन, ज़बरदस्ती गुंडों को हायर किया जाता है, ज़बरदस्ती, अब वो धीरे-धीरे बंद हो रहा है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में या फिर कहीं भी पैसे दे दिए जाते हैं, लोगों को पैसे बाँटे जाते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि गाँव का मुखिया का भी चुनाव क्यों ना हो, वहाँ पे भी 1 से 2 करोड़ रुपए आराम से खर्च कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एमपी और एमएलएज़ की इलेक्शन की बात हो रही है, तो ये लोकसभा चुनाव है यहाँ पर आप लोग देखोगे एमपी, ये जो वोटर होंगे ये कैसे अपना खर्च करेंगे और कैसे ये कैंडिडेट्स अपने को दिखाएँगे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, मैं आप लोगों का दूर-दूर कर दूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो रही है, ये हमें समझना चाहिए कि कोई भी पार्टी हमारी नहीं है। अब हम बात करते हैं बीजेपी ने क्या किया, नहीं किया उसके बारे में। तो बीजेपी ने जब से आया है, बहुत ही आप लोग मानो कि 10 साल बहुत ही एक कम टाइम में इतना सारा ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो हुआ है, आप लोग मानो या ना मानो, ये अगर दूसरी गवर्नमेंट अगर जो पहले थी वो रहती तो वो इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब आदमी हमेशा रहता है कि मैं जीता ही हुआ हूँ, तो वो लेथार्जी उसको हो जाता है, आलसी हो जाता है। लेकिन जब दूसरी आती है तो वो दिखाने की कोशिश करेगी कि मैं कि पहले वाले से अच्छी हूँ, और उसी चक्कर में बहुत कुछ चीज़ें अच्छे-अच्छे कर जाती है, चाहे वो 370 हटाना हो। 370 जब से हट गया है, आप लोग देखोगे कि वहाँ जो नेता होते थे, जो उल्टा-पुल्टा भाषण देते थे, और आपने बहुत सारा देखा होगा इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगते थे, वो सब धीरे-धीरे बंद हो गए हैं। अब उसके बाद आप लोग देखो राम मंदिर को लेके लोग ये कहते थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये बन गया, हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थान था, इतने दिन से दबा हुआ था। अब जो भी अपने धर्म को मानता है वो समझ ले कि उसका तीर्थ स्थान बहुत दिन से दबा हुआ था, तो वो अगर बाहर किया जाता है तो उसके लिए कैसा लगेगा। तो ये बहुत गर्व की बात है, और अलग कम्युनिटीज़ के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, उन्हीं के ऊपर उन्हीं को पता चल रहा होगा, तो वो अपोज़ करे या सपोर्ट करे उनके ऊपर है। जैसे कि
3 तलाक हो गया, यूसीसी आने वाला है, एनसीए, एनए, जो जो अभी पॉलिसीज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ा आप देखो तो डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन अगर आप लोग देखो तो आपको पता चलेगा कि आपने रिसेंट में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि कितना परसेंट माने 90 के ऊपर ही परसेंट जो नोट्स थे वो जब वापस आ ही गए तो कहाँ ब्लैक मनी मनी इनको मिला, ठीक है ना। जब सारे पैसे आरबीआई को वापस मिल ही गए, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके वजह से, तो फिर ब्लैक मनी कैसे इन्होंने, तो मेरे को लगता है डीमोनेटाइजेशन मेरे ख्याल से इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों में हमेशा एक तो डर का माहौल हो कि कल मतलब कि कभी भी नोट बंद हो सकता है, जिससे कि डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल लोग ज़्यादा बैंकों में पैसा रखना सेफ समझे और घर में पैसा नहीं नकद रखे, जिससे सरकार को भी पता चलता रहे कि किसका पास कितना पैसा है, क्या है, ये है। और इसी के लिए मेरे को लगता है डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उसी दौर में बहुत सारी, आपने देखा होगा, जियो भी कंपनी चमक गई और बहुत सारा कंपनीज राइज हुआ, इंडियन स्टार्टअप्स बिल्ड हुए, वो यूनिकॉर्न बने, बहुत कुछ अच्छा वो भी हुआ। तो ये सारी ऐसे होती हैं। तो अब देखो, इससे बहुत लोग बोलेंगे कि ये तकलीफ हुआ, ये हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ भी होता है ना, तो अगर उसका किसी को तकलीफ होता है और किसी को फ़ायदा पहुँचता है। तो अगर जिसको तकलीफ होता है वो हमेशा बोलेगा कि ये फ़ायदा करने के लिए ही, दूसरों का फ़ायदा करने के लिए ये सब रचा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए कि बहुत राजनीति में कोई किसी का नहीं है, समझे ना। तो आपने देखा होगा कैसे राजनीति हो रहा है। एक ज़माने में शिवसेना के जो थे कि कभी मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा। आज उनके जो बेटे हैं और पोते हैं, वो लोग कांग्रेस के साथ बैठते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं हक की। और शिवसेना को ही कैसे 2 टुकड़ों में बाँट दिया और असली शिवसेना वो निकली जो कि मेन मतलब उनका जो पिताजी थे, उनका जो माने दूसरे लोगों की निकली। आप लोग देखोगे तो ना, उनके बाला साहेब ठाकरे के बेटे की जो शिवसेना है वो असली नहीं रही, वो जो दूसरा है वो उनके हो गई। तो बहुत सारा अभी प्रपंच चल रहा है, सारा कुछ चीज़ें। अब हम लोग इतना डीप में नहीं जा सकते, लेकिन हम लोगों को बस इतना देखना है कि क्या हमारे लीडर में कैसे भी करके अपने गोल्स को अचीव करने का सामर्थ्य है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करके हमें हमेशा ये रखेगा। क्योंकि और सब जो है आपको फॉल्स ये कर सकते हैं, बिट्रे भी कर सकते हैं बाद में, और हो सकता है हमारा खुद का लीडर भी हमें बिट्रे कर सकता है। और ऐसे स्थिति में भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। क्या पता मोदी जी बाद में डिक्टेटर ही बन जाए, हो सकता है। इसको मैं नया नहीं बोल सकता, लेकिन जो अभी का हालात है मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा नहीं विचार रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग रख रहे हैं तो मैं भी रख। अब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बहुत दिनों से चल रहा है, हिंदू राष्ट्र का, इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ। देखिए दोस्तों, हिंदू राष्ट्र अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब ये हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो एक हिंदू होने के नाते मैं जितना समझता हूँ ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनने से किसी का आपको हम लोग संपत्ति नहीं हड़प लेंगे और किसी का जो हक है वो नहीं मार लेंगे, जो कि हमारे संविधान ने उनको दिया है। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि जैसे कि मेरा मानने में कि मान लो कि हम कोई दुनिया के किसी में भी कोने में हैं और वहाँ पे राम श्याम नाम का कोई भी हिंदू नाम का आदमी हमें मिलता है, तो हमारे को ऑटोमेटिकली लगता है कि ये ज़रूर इंडिया का होगा। क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादातर हिंदूज़ यहीं, ये जो हमारा जो भारत है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये था, अगर आप लोग इतिहास के अच्छे जानकार हो तो आपको पता होगा यही लोग यहीं से, जो भी हिंदू है यहीं, और कहीं वर्ल्ड में आपको हिंदू नहीं मिलेंगे। मुस्लिम लोग आपको इराक में भी मिलेंगे, ईरान में भी मिलेंगे, सऊदी अरबिया में मिलेंगे, बांग्लादेश में भी मिलेंगे। अलग अलग उनका ये डिवीज़न होगा, लेकिन हिंदू लोग हिंदुस्तान में ही मिलेंगे। तो अगर आप लोग, हम लोग अपना जो, आप लोग हमारे मन में अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से हम लोग को पता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो इसको ऑफिशियली करने में क्या दिक्कत है? अब हिंदू राष्ट्र हो जाए, और अब हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा? मक्का में तो जाके बस नहीं सकता, ये आपका सऊदी अरब में तो जाके नहीं बस सकता, या फिर कहीं और जाके नहीं बस सकता जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या बुद्धिस्ट कंट्री है, क्योंकि वहाँ कल्चर नहीं है वैसा। वो आएगा तो बनारसी, उज्जैन, आपका मद्रास जा सकता है, यहाँ बस सकता है क्योंकि वहाँ पे इसके तीर्थ है। अयोध्या जा सकता है, उसका तीर्थ है, वहाँ उसका कल्चर आपको मिलेगा, लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। तो हिंदू धर्म मतलब हिंदू राष्ट्र होने से कोई ये नहीं है। और आप लोग ये देखो कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक करने के लिए, मतलब ये हिंदू और मुसलमान भाइयों को अच्छे से समझना चाहिए कि अगर बन भी जाएगा तो किसी का कोई ये लॉ और ये फ्रीडम नहीं जाएगा, लेकिन इसको ये करने के लिए पाकिस्तान वाले कितने कैंप चला रहे हैं, और वहाँ से ये जैसे मोहम्मद या फिर कितना बॉम्बार्डिंग और ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान को ये करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना। तो पूरा बर्बाद हो जाए हिंदुस्तान, लेकिन ये हिंदुस्तान कभी बर्बाद नहीं होगा।
जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ ये जो रॉकेट हमने ये किया था, आपने जानते होंगे कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो भी मुसलमान थे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखोगे कि इस इंडिया की लड़ाई में इंडिया खाली हिंदुओं के बलिदान से ही नहीं बना है, हिंदू मुस्लिमों के बलिदान से बना है। तो आप लोग खुद समझदार हो, लेकिन एक पहचान जो है कि हाँ यहाँ हिंदू, आप लोग इतिहास में जाके देखो तो कितना 100 सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज देखो आप लोग यहाँ पे सुरक्षित हो। तो आप लोगों को अभी भी नहीं लग रहा कि आप लोग भविष्य में सुरक्षित रहोगे? इतने जब दिनों से आप लोग यहाँ सुरक्षित हो, तो आप लोग कुछ मतलब फ्यूचर में आप लोगों को नहीं लग रहा कि सुरक्षित रहोगे, जबकि ये हिंदू बहुल्य इलाका जो हमारा भारत जो सब कॉन्टिनेंट है वो है। तो इसको एक बार विचार करना चाहिए। मैं तो इसका मतलब अगर इससे किसी को आहत होता है तो उसका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन ये जो सिर्फ ये फिलॉसफी है कि इंडिया एक हिंदू नेशन है, बस इससे मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अब थोड़ी मोदी जी की बुराई भी कर लेते हैं। मोदी जी की बुराई, अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि आदमी के पास ऐसा दुख तकलीफ है और कमाने का कोई रास्ता नहीं है, और चारों तरफ आदमी घिरा हुआ है डिस्ट्रैक्शन से, कुछ उसको उम्मीद नहीं दिख रहा, कुछ उसको पता ही नहीं चल रहा क्या करे क्या नहीं करे। कॉलेज की डिग्रियां बर्बाद हो रही हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक वाले लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और एआई ऊपर से आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे सब दुनिया में क्या स्थिति है, नौकरियां मिल ही नहीं रही है, और जो नौकरी कर रहे हैं और जो ये कर रहे हो उसमें फंसे हुए हैं। नया कुछ पहले से ही पूरा लगता है कि बंधा हुआ है, हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगा। तो इस बारे में सोचना चाहिए मोदी जी को। अब मोदी जी ने क्या किया है, आप लोग जाकर थोड़ा सर्च करना, मैं वो पता है, मैं बस जस्ट नाम भूल रहा हूँ कि नेशनल कुछ सर्वे होता था एम्प्लॉयमेंट का, कि देश में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। तो उसको उन्होंने सेंट्रल में मर्ज कर दिया। अब सेंट्रल में मर्ज करने से ये हो गया, सेंट्रल में जितने भी आपको मशीनरीज दिखेंगे उस पर सेंट्रल का जो सरकार रहती है उसका दबाव रहता है। वो जो मन वो रिपोर्ट निकाले, वो बोल दे कि सब लोग एम्प्लॉयड हैं तो सब लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, अगर कोई एम्प्लॉयड नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉयड नहीं रहेगा। तो ऐसा चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमको वोट देना है इस लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है। आप लोग देखो कोई पॉलिटिशियन, खासकर पॉलिटिशियन कब इस पार्टी से उस पार्टी में चल जा रहे हैं। बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, इन लोग खुद वीडियो में बोले रहते हैं कि मैं मरते दम तक इसमें नहीं जाऊँगा। वही आदमी 6 या 7 महीने बाद इसमें आ जा रहा है, और 6 या 7 महीने क्या क्या बोले, बस एक दिन पहले कांग्रेस का प्रचार कर रहा है और दूसरा दिन बीजेपी में शामिल, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो अभी जिसका सूर्य ऊपर है तो उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी कांग्रेस अगर ऊपर आएगा तो हो सकता है बीजेपी के लोग भी इधर, ये पावर का शिफ्ट चल रहा है, जो इधर से उधर आ जाए, इधर उधर से इधर आ जाए। लेकिन अब हम लोग को समझना है कि आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। ये बस मेरा एक जो मैं सोचता हूँ वो आप लोगों के सामने रखा, और बाद में जो मेरा, और अगर कोई भी विचार से आप लोग सहमत नहीं हो और कुछ भी विचारधारा आप लोगों को लगती है कि नहीं इसका विचार में कुछ खोट है या फिर गलत बात है, तो वो भी कमेंट करना, क्योंकि मैं ये सब लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि लोग बातों को समझें, और मैं समझ रहा हूँ कि ये बातें लोगों को थोड़ा सा इस पर चिंता करना चाहिए। बेरोजगारी हो गया, अग्निवीर हो गया, या फिर बहुत सारे जो टॉपिक्स है जो कि बहुत ही आप लोग भी जानते होंगे। तो जो जो मैं टॉपिक्स मिस कर गया हूँ उसको भी आप लोग ज़रूर कमेंट करना, और क्या है क्या नहीं है आपके नज़रों में मोदी जी, उसको आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। ये मैं नहीं हूँ कोई डिसाइड करने वाला, ये सिर्फ मोदी जी ही जानते हैं कि वो चोर हैं या चौकीदार या फिर देशभक्त हैं या फिर डिक्टेटर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।